बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस सेशन में हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए यह सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए सेशन इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा देखिएगा। और ऑलरेडी मैंने आपको 13 से 14 बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने आपको कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले हम लोग साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सब लोग प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है चाल का यूनिट, चाल का मात्रक नहीं हो सकता है। देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा, और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं उससे भी आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब देखिए, बात यहाँ पर चाल की आई हुई है, तो चाल के बारे में आपको पता होगा कि किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, ये मीटर पर सेकंड होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, और किलोमीटर पर आवर भी होता है। बट इसमें से आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में सेकंड पर मीटर दिया गया है, तो ये आपका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये सब चाल के प्रमुख मात्रक होते हैं। ठीक है। अच्छा, त्वरण का भी पूछा जाता है। त्वरण के बारे में आपको पता होगा, एक्सेलरेशन के बारे में, कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, और त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अच्छा, बल का क्या होता है ऐसा यूनिट? बल का न्यूटन होता है, इसको एन से डिनोट किया जाता है। अच्छा, शक्ति यानी कि पावर का यूनिट क्या होता है? तो पावर का होता है वाट, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखते चलिए, कहीं से भी प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। चलिए, और इसी प्रकार से मैंने आपको जो है 12 से 15 बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर का पेपर कराया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए, सर्च कर लीजिए बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सक्सेस केंद्रा। ठीक है। देखिए, अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा? अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा? तो देखिए, आपको याद होगा कि पृथ्वी के घूर्णन की गति के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के ध्रुव पर, कहाँ पर? पृथ्वी के ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो पृथ्वी के ध्रुव पर। ठीक है ना। अच्छा, आपको याद होगा कि ध्रुव पर जो है जी का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जो है ये बनी होती है किससे? तो फ्रेंड्स देखिए, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड। ये प्रश्न आपको दोबारा मिल रहा है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको दूसरे शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड की। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अच्छा, एक कोशिका भित्ति पूछा जाता है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में मैंने आपको बताया हुआ है, मुख्य रूप से जो है पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इतना आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी जो है मुख्यतः पाई जाती है? बिहार के मैदानी भाग में, तो देखिए, मैदानी भाग में जो है मुख्य रूप से जो है आपको याद होगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और भारत में जो है सर्वाधिक विस्तार इसी मिट्टी का पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी का। और एक आपने सुना होगा काली मिट्टी। ठीक है ना, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी यानी कि रेगुर मृदा भी कहा जाता है।
और इस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, कपास की खेती, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है मेनली, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी कान कहलाता है, बाहरी कान जो है ये क्या कहलाता है? तो देखिए बाहरी कान यानी कि कान के बाहरी भाग को जो है कर्ण पल्लव बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको PINNA पीना बोला जाता है और हिंदी में इसको कर्ण पल्लव बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है यही कान में पाई जाती है, इसका नाम स्टेप्स है। स्टेप्स या आपने स्टेपी पढ़ा होगा, स्टेप्स याद रखिए, या फिर बहुत लोग स्टेपी भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये कान की हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की है, और सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर हड्डी है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जीन के वैकल्पिक रूपों का क्या नाम है? जीन के वैकल्पिक रूपों का क्या नाम है बताइए। तो देखिए जीन की बात करते हैं तो वैकल्पिक रूप को क्या बोला जाता है? एलील कहा जाता है, एलील कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एलील दिया गया है, ठीक है ना, एलील कहा जाता है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्या है? श्वसन, हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। श्वसन एक कैटाबोलिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का दहन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है ना। तो एक तरह से कैटाबोलिक ये आपका प्रक्रिया हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राइबोसोम किस में बनते हैं? राइबोसोम, अच्छा राइबोसोम के बारे में आपको बताया है कि राइबोसोम को जो है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर में जो है कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये बनी होती है किससे? तो देखिए मतलब ये किस में बनते हैं? तो ये न्यूक्लियस में बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियोलस है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, ध्यान से पढ़िएगा, अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग अलग होती है, क्या कहलाते हैं? तो देखिए ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र एक समान होता है परंतु उनका संरचना सूत्र जो होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो डिफरेंट होता है, उससे हम लोग बोलते हैं समावयी, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समावयी बोलते हैं। ध्यान रखना आपको, जैसे कि मैंने आपको नॉर्मन ब्यूटेल के बारे में बताया होगा, आइसोब्यूटेन के बारे में आपको बताया होगा, ठीक है ना। अणुसूत्र समान है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप देखेंगे तो दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र के लिए अगर हम बात करते हैं तो स्वस्थ मनुष्य के नेत्र की बात हो रही है, तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत है, ठीक है। बट नज़दीक की बिंदु जो होती है स्पष्ट देखने की वो 25 सेंटीमीटर होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर अनंत हो जाएगा। दूर बिंदु जो है अनंत है एवं नज़दीक बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डायनेमो में क्या होता है। डायनेमो आपको पता है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है ना, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और एक मोटर है, विद्युत मोटर क्या करता है? मोटर जो है ना ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यही सेम पैटर्न है बिहार DLED का, और आप लोग ईमानदारी से अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना ये प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो 5 जून के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना, विश्व पर्यावरण दिन। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है कब? वर्ल्ड हेल्थ डे, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन, ठीक है ना, 7 अप्रैल के दिन, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ठीक है। इतना सारा पॉइंट्स आप याद रखिए कम से कम। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी कि वाम हस्त बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड रूल आपसे पूछा जा रहा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है, ये पूछा जा रहा है। देखिए फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है उसका अनुसार अंगूठा जो है ना, अंगूठा ये बल की दिशा, तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा जो होती है ये उंगली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग मोटर के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है
बतलाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऊष्मा का अच्छा चालक इसमें से कौन सा होगा? तो ऊष्मा का अच्छा चालक जो है शीशा इसमें से हो जाएगा। एक प्रकार का यह लेड जो होता है, लेड एक तरह का ये मेटल है, ठीक है ना, तो शीशा हो जाएगा इसमें से ऊष्मा का अच्छा चालक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि खाद्यान्नों जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? इस तरह के जो भी खाद्यान्न होते हैं ना, चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, ठीक है ना, मुख्य रूप से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न यानी कि जो खाने योग्य होती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कालाजार रोग का उष्मायन अवधि क्या है। कालाजार रोग का, कालाजार रोग की बात हो रही है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका होता है इसकी 2 से 4 महीना, 2 से 4 महीना। कहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है? अच्छा, कालाजार रोग की अगर हम बात करते हैं तो ये किस चीज़ से होता है, पहले आप लोग बताइए तो, फटाफट बताइए तो, बताइए जल्दी से, किससे होता है ये कालाजार रोग? तो कालाजार रोग जो होता है ये परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इस परजीवी का नाम है क्या? लिस्मैनिया डोनोवानी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हो सकता है पूछ लिया जाए। लिस्मैनिया, ये आधा ताला जैसा है, रुके फिर से लिख देता हूँ, लिस्मैनिया डोनोवानी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये परजीवी से होता है। ठीक है, 2 से 4 महीना उष्मायन अवधि है इसकी। देखिए खाली स्थान दिया गया, वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं। तो मॉस और लाइकेन, मॉस भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, मॉस और लाइकेन ये वायु प्रदूषक के संकेतक होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में, तो नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाहर चक्कर लगाता है कक्षा में, ठीक है ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पीएच स्केल की खोज किसने किया था? पीएच स्केल, पीएच वैल्यू पूछा जाता है ना, कि किसी वस्तु का पीएच वैल्यू आपसे पूछा जाता है। देखिए पीएच स्केल जो होता है इसका रेंज होता है 0 से लेकर के 14 तक, ठीक है ना, बीच में 7 होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, किसी भी वस्तु का अगर पीएच वैल्यू कितना है, 7 है, तो वो न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। अब उदासीन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि शुद्ध पानी जो हम लोग पीते हैं वो उदासीन होता है। जो हम लोग नमक खाते हैं, खाने वाला नमक, ये उदासीन होता है, यानी कि इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। जैसे जैसे हम 7 से आगे की तरफ बढ़ेंगे, वस्तुएं क्षारीय प्रकृति की होती जाती है, उनकी क्षारीयता बढ़ती जाती है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे जैसे हम 7 से इधर नीचे की तरफ आएंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इस तरफ से आएंगे, तो इसकी अम्लीयता जो है वस्तुओं की बढ़ती जाती है। तो ध्यान रखना आपको। चलिए, और इसकी खोज सोरेनसन ने किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोरेनसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन का यह बुक है, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है और पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित है। देखिए इस बुक की खासियत मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो दिया गया है कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के पूछे जाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए विषय सूची में आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो अभी 2025 में पेपर हुआ है। 2024 का भी इसमें, 2023 का भी, 22 का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विषय है पूरा यहाँ पर डिटेल में जो है सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे सभी विषय के। हिंदी का देख लीजिए, उसी प्रकार से सामान्य विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का, इंग्लिश का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग का। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा पूरा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और ख़ास बात क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो पूरे डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही बेस्ट बुक है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए चक्षु के स्टडी गाइड के साथ साथ आप चक्षु पब्लिकेशन का, बिहार डीएलएड का ये प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी को इसके साथ और भी मजबूत कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी, वैसे आवर्त सारणी की अगर हम बात करते हैं तो आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलीव को, ठीक है ना। आवर्त सारणी का नियम जो है हेनरी मोसले ने दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी का, ठीक है ना, बट बनाया था नील बोर ने, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखिएगा सामाजिक अध्ययन के प्रश्न को कवर करेंगे। 20 प्रश्न जो होते हैं ये साइंस से होते हैं और 20 प्रश्न जो होते हैं सामाजिक अध्ययन से। टोटल 40 प्रश्न आपको जीके जीएस से देखने को मिलते हैं। चलिए देखिएगा, प्रश्न पढ़िए कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, किस आधार पर। तो ये जनमत संग्रह है, ठीक है ना, जनमत पर आधारित है ये, इसीलिए जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लोकतंत्र में सर्वोत्तम शासन जो है ये जनता के पास होती है, ठीक है, और लोकतंत्र एक ऐसा रूप है जिसमें सरकार का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिला में। तो देखिए दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है ना ये बिहार के किस जिला में है। तो फ्रेंड्स ये कैमूर में है। अच्छा, कैमूर में ही तेलहर कुंड जलप्रपात है, याद रखिएगा, तेलहर कुंड जलप्रपात पूछेगा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये कैमूर में है, ठीक है। अच्छा, एक ककोलत जलप्रपात पूछता है, ककोलत, तो ककोलत जलप्रपात जो है ये नवादा में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। पूरा ऑप्शन देखिएगा, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा ABCD, कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप आंदोलन कर सकते हैं, केंद्रीय मूल्यों का विरोध भी कर सकते हैं, सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, बट आप विद्रोह में, जो सशस्त्र विद्रोह है उसमें आप भाग नहीं ले सकते हैं। चलिए भारत की वित्तीय राजधानी, तो ये मैंने आपको बताया हुआ था कि ये मुंबई है, ठीक है। अच्छा, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। सबसे ऊंचा जो है पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल और चीन की सीमा पर है, ठीक है ना। ये आपका नेपाल और तिब्बत इसी की सीमा पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो नेपाल और यहाँ पर आप देख सकते हैं तिब्बत दिया गया है, हो सकता है नेपाल और चीन भी आपसे पूछ ले। निम्नलिखित में से देखिए किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है, अमरकंटक नहीं है। तो देखिए ताप्ती नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है, यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुलताई से निकलती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर तापी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जमोरिन कहाँ का राजा था। तो जमोरिन याद है ना, वास्को डिगामा जब 1498 में कालीकट पहुँचा था तो यही जमोरिन जो था वहाँ का राजा था, इसी ने जो है वास्को डिगामा का स्वागत किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिंगरौली जो है ये किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली, तो ये मध्य प्रदेश में है सिंगरौली, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, कई दफ़ा ये एग्जाम में पूछा गया है और मैंने आपको बताया है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या। तो ऑस्ट्रिया की युवराज यानी कि राजकुमार की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स ये 1926 में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अब यहाँ पर देखिएगा मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला राज्य जो है, उत्पादक राज्य, उत्पादन करने वाला राज्य, तो ये गुजरात है, पहले ध्यान रखिएगा। उसके बाद राजस्थान है, ठीक है, फिर जो है तमिलनाडु आ जाएगा, आंध्र प्रदेश वगैरह आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु दिया गया है, दूसरा पूछा है तो राजस्थान आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा गुजरात में है, क्लियर ना, बट यहाँ पर राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं, बताइए। तो 14 अन्य प्रकार के जो होते हैं वैध होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ की बात हो रही है, जो 1920 में बना था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। विचार के लिए कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे। तो इनका नाम है वुड्रो विल्सन, वुड्रो बना लीजिए, वुड्रो विल्सन, ठीक है ना। चलिए किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो भारत से अधिक जो है इसमें से अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश का हो जाएगा, ठीक है ना, बांग्लादेश का हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय पूछा गया है। तो सार्क की स्थापना ऑलरेडी आपको पता है 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था,
इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी में। इसमें 8 देश सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, पूछा गया है कि जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया है कि हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो सबसे ऊंची जो है अगर सड़क की बात करते हैं तो ये लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में। चलिए उसके बाद देखिए साधारण विधेयक को कानून बनने के पहले कितने चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है? तो सबसे पहले तो इसको पता है ना कि साधारण विधेयक कानून बनने के लिए 5 चरण में गुजरता है। प्रथम जो है वाचन होता है, दूसरा वाचन होता है, फिर तीसरा वाचन होता है, फिर दूसरे सदन में ये विधेयक पारित किया जाता है, फिर आपका जो है राष्ट्रपति इसको स्वीकृत करते हैं। तो टोटल 5 चरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए छत पर वर्षा जल संचयन, जो संचयन पुनर्भरण है, इसकी एक तकनीक है। तो ये आपका जो है तकनीक किसकी है? भूमिगत जल का। ठीक है ना, तो भूजल हो जाएगा। हिटलर किसका प्रवर्तक था? वहीं जर्मनी का तानाशाह हिटलर। तो ये आपका नाजीवाद का था। ठीक है ना, नाजीवाद का। इन 40 प्रश्नों में से फ्रेंड्स अपने स्कोर बता दीजिए। और देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। डीएलएड का ही है, बिहार डीएलएड का। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर नंबर आ जाएगा, बताइए, कमेंट करके बताइए।